नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इटिना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। पाम तेल में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है इसका मतलब और कौन से शेयरों पर इसका असर पड़ेगा, जानेंगे हम शो में आगे। 3 साल की ऊंचाई पर आईटीसी का शेयर पहुंच गया है। धीरे धीरे चलने वाले इस स्टॉक में अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से और कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी लेकर आएंगे शो में। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन का आगाज अच्छा रहा। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 200 अंक सुधरकर 15,800 के अहम स्तर के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने 320 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी। निफ्टी बैंक करीब 400 अंक चढ़कर बंद हुआ। एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में जमकर खरीदारी दिखी। दिन भर बाजार में और क्या हलचल रही, बता रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। काफ़ी मजबूत सेशन आज का रहा और मजबूती हर तरफ से आती हुई देखने को मिली है। इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस और साथ ही बैंकिंग ने सबसे ज़्यादा बाजार को संभालने का काम किया। रिजल्ट सीजन राउंड द कॉर्नर है, उससे ठीक पहले Q1 अपडेट्स जो कि बैंकिंग से जुड़ी कंपनियों के आते हुए नजर आए, बैंक्स के नजर आए, उनमें भी काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिले, अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले, जिसके चलते हमने बैंकिंग स्पेस में काफ़ी मजबूती देखी। इंडेक्स के लिहाज से अगर बात करें, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बेहद अच्छी नजर आई। आईसीआईसीआई बैंक, HUL, आईटीसी, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स ने काफी हद तक मजबूती दिखाई, जिसमें आईटीसी टॉप परफॉर्मर कहेंगे क्योंकि 3 ईयर हाई पर आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और कंपनी के हर सेगमेंट में अच्छी मजबूती, अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है, जिसका ये रिजल्ट है कि हमने आईटीसी के स्टॉक प्राइस में अच्छी मूव्स, अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड लगातार देखे हैं। इसके अलावा टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ओएनजीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में बिकवाली रही। मिड कैप में स्टॉक्स बिग मूव्स आईडीएफसी फर्स्ट, गुजरात गैस, ट्रेंट, अस्ट्राल, एबीबी जैसे काउंटर्स में देखने को मिले। हालांकि बिकवाली का दबाव ऑयल इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस, पर्सिस्टेंट, साथ ही इंडिया मार्ट, इंटरमेश जैसे स्टॉक्स में नजर आया। एफएमसीजी स्पेस, निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में अच्छी मजबूती दिखी। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स में एक बजिंग ट्रेंड था क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की जो खबर आई है, इसके ठीक बाद पेपर स्पेस में काफ़ी हद तक मजबूती देखने को मिल रही है। और साथ ही फर्टिलाइजर प्ले, क्योंकि एनएफएल में हमने देखा काफ़ी मजबूत सेल्स के आंकड़े नजर आए और इसके ठीक बाद मानसून का भी एक बेनिफिशियरी है फर्टिलाइजर, एग्री स्पेस लगातार इसके चलते भी फोकस में है, तो यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिली। फाइनल क्लोजिंग जब हुई, हरे निशान के साथ कंफर्टेबली ऑन पॉजिटिव नोट तमाम इंडेक्स में हमने क्लोजिंग आज की देखी। बिल्कुल, तो पॉजिटिव नोट पर यहाँ पर क्लोजिंग होते हुए 15,800 के ऊपर एक बार फिर से मेरे दो खास मेहमान मेरे साथ अब जुड़ गए हैं, शर्मिला जोशी और किरण जानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, कैसे रीड करना चाहिए बाजार की इस चाल को? काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि उठापटक चल रही है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन 15,800 के नीचे बाजार जाने का नाम नहीं ले रहा है। मैं हर बार ये अपने मेहमानों से पूछता हूँ और आपसे भी पूछूंगा, क्या लगता है टेक्निकली बॉटम बन गया? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिस तरह से अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें या तो डाउ जोन्स का चार्ट देखें, तो डेफिनेटली एक बार की तरह से हम कह सकते हैं कि बॉटम, इंटरमीडिएट बॉटम जो बनना चाहिए वो बन चुका है, क्योंकि ओवरऑल काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी से ये रैली आई है और ये रैली सपोर्टेड बाय द ग्लोबल क्यूज। जिस तरह से डाउ जोन्स में भी एक रैली आई है, ऊपर से हम देख रहे हैं कि जो ब्रेंट क्रूड 120-125 डॉलर के आसपास था, वो 110 डॉलर के आसपास है। दूसरी तरफ आप देखिए वोलेटिलिटी इंडेक्स के, जब भी मार्केट नीचे गिरता है, सो वोलेटिलिटी इंडेक्स इतना कुछ ऊपर के लेवल पे जा नहीं रहा है और ऊपर में हम देख रहे हैं 23-22 के लेवल से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वापस नीचे 20 के लेवल के आसपास आ रहा है। सो यहाँ पे जो ये क्यूज आ रहे हैं वो पॉजिटिव है। अब मैं आज के मार्केट की बात करूं तो आज जिस तरह से 15,600 15,700 का लेवल होल्ड किया है और जिस तरह से लास्ट मार्केट क्लोजिंग टाइम पे एक रैली आई है, तो यहाँ पे एक गौर करने वाली ये है कि 15,800 15,700 ये दोनों के कॉल राइटर्स में कोई खास शॉर्ट कवरिंग आई नहीं है। सो कल का दिन हमें देखने लायक रहेगा कि अगर 15,800 के ऊपर या तो इनफैक्ट 750 ऊपर भी मार्केट 15-20 मिनट टिक जाता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं हाईलाइट में ये लाना चाहता हूँ कि हमने मार्च सीरीज भी देखी, जून सीरीज भी देखी, ये दोनों मंथ में कभी भी पीसीआर रेशियो जो था वो 1 के ऊपर नहीं आया था और जुलाई में फर्स्ट वीकली एक्सपायरी में ही हम देख रहे हैं कि पीसीआर रेशियो 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो अगेन एक पॉजिटिव न्यूज है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए।
सिमिलर वे बैंक निफ्टी में मैं कहना चाहूँगा 33,500 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे हमने एक छोटी-सी शॉर्ट कवरिंग आज बैंक निफ्टी में ज़रूर देखी है, लेकिन नीचे अगर मैं बात करूँ 33,800, 33,900 तो यहाँ पे एक कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हुई है। सो कल के सेशन में हमें देखना पड़ेगा कि या इस जो ये स्ट्राइक है 33,900 से या 34,000 की स्ट्राइक, इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो यहाँ से भी एक ज़ोर से शॉर्ट कवरिंग आएगी, जहाँ हम देख सकते हैं 34,300 तक के लेवल। सो निफ्टी में डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, लेकिन बैंक निफ्टी में बाय वो 34,000। ओके, 34,000 के ऊपर जाए तब बाय करें बैंक निफ्टी में, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी निफ्टी में होगी। शर्मिला, आप कैसे रीड कर रही हैं इस समय बाजार को? आज तो यूएस मार्केट भी बंद है, तो वहां से भी कोई क्यूज विशेष मिलने वाले हैं नहीं, लेकिन जैसा कि अभी किरण भी बोल रहे थे, क्रूड धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है और हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो बाजार कहीं ना कहीं पचा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि इंटरमीडिएट बॉटम बन गया है और इस समय बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए? बिल्कुल, तो आई थिंक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि क्रूड एंड ये पाम ऑयल, इस तरह की कमोडिटीज अगर करेक्ट होती है तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात होगी। ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स ऑफसेट बाय द डॉलर व्हिच इज स्ट्रेंथनिंग, बट आई थिंक फिर भी अगर आप देखें तो अगर क्रूड इसी तरह नीचे आता है तो हमारे लिए ये सबसे अच्छी बात हो सकती है। आई थिंक जो डोमेस्टिक अपने मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, दोज हैव जो नंबर्स आए हैं वो काफी अच्छे रहे हैं। सो नाउ रियली अगर हम नीचे जाते हैं, दैट विल बी ऑन द बैक ऑफ नेगेटिव ग्लोबल क्यूज, तो जरूर एक नजर उन पर रखनी चाहिए। लेकिन ऐसे अब लग रहा है कि आफ्टर द स्टेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक द वर्ल्ड हैज सीन, अब एक फीलिंग ऐसे आ रही है कि शायद हम थोड़े ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं, और मे बी और 2-3 महीने हमें इन्फ्लेशन का पेन हो, लेकिन उसके बाद शायद चीजें नॉर्मलाइज हो। बिल्कुल, तो ये समय मानना चाहिए कि आपको स्टॉक पिक करने का समय है। आपको ये देखना चाहिए कि जो स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं उन पर फोकस करके उन्हें धीरे धीरे पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। लेकिन पाम ऑयल की बात यहाँ पर शर्मिला ने की, और वही हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं आज कि पाम ऑयल की कीमतों में हमने देखा कि 10% तक की गिरावट देखने को मिली है। इन गिरावट से कौन कौन सी कंपनियों को फ़ायदा होगा, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं मेरे साथ। विश्वमोहन, बताइए क्या वजह रही इस गिरावट के पीछे और किस किस को फायदा होगा? देखिए, पाम तेल में आज काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। करीब करीब 10% इंट्राडे में मलेशियाई पाम तेल फ्यूचर टूट गया, और इंट्राडे में तो 4250 रिंगिट प्रति टन के आसपास भी भाव देखने को मिला है। और महीने भर में 35% तक पाम तेल के दाम सस्ते हो चुके हैं। और सिर्फ पाम तेल ही नहीं, बाकी खाने के तेल के भी दाम गिर रहे हैं, चाहे वो सनफ्लावर हो, सोयाबीन ऑयल हो, तमाम तेल, कैनोला ऑयल हो, सब वहाँ पर भी महीने भर में 20% के आसपास की गिरावट कैनोला और सनफ्लावर ऑयल में भी आ चुकी है। और उसका फ़ायदा यहाँ पर एफएमसीजी कंपनियों को मिल रहा है। उनके इनपुट कॉस्ट की अगर बात करें तो एचयूएल के इनपुट कॉस्ट का में पाम तेल का हिस्सा करीब करीब 25% है। वहीं जीसीपीएल का जो ओवरऑल इनपुट कॉस्ट है उसमें पाम तेल का हिस्सा करीब करीब 20% है। इसके अलावा नेस्ले और ब्रिटानिया के भी इनपुट कॉस्ट में 10 से 15% की हिस्सेदारी रखता है। पाम तेल बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होता है, हेयर केयर के लिए इस्तेमाल होता है, पैकेज फूड के लिए इस्तेमाल होता है, नमकीन वेपर्स में भी इसका इस्तेमाल। तो इस वजह से पाम तेल का बड़े लेवल पे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। अगर वो सस्ता होता है तो बाकी खाने के तेल की भी दिक्कतें खत्म होगी, और डेफिनेटली ये कंज्यूमर्स के लिहाज से भी और इंडस्ट्री के लिहाज से भी एक अच्छी खबर है कि पाम तेल के दाम नीचे आ रहे हैं। और इसका असर हमने देखा भी आज एफएमसीजी स्पेस में। एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले, इन सब में जोरदार तेजी देखने को मिली। किरण, आपकी नज़र में कोई ऐसा स्टॉक आया जो आज इस खबर की वजह से, चूंकि स्टॉक में हमने तेजी देखी, प्रताप स्नैक जैसा स्टॉक करीब 4% ऊपर, एचयूएल 4% ऊपर, इनमें क्या अब कोई नया मूव आता हुआ दिख रहा है आपको? डेफिनेटली, तो एचयूएल हमारा प्रीफर्ड चॉइस था। काफी टाइम हमने डिस्कस किया था, इनफैक्ट लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था एचयूएल समवेयर अराउंड 2100, और वहां से हमने 2300 प्लस के टारगेट दिए थे पोजिशनल, जो लास्ट वीक ही आ गए थे। इस वीक हमने देखा कि एक रिट्रेसमेंट आया, और रिट्रेसमेंट से अभी भी स्टॉक 2375 के आसपास आज का क्लोजिंग था। बिकॉज ऑफ दिस न्यूज हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिली। लेकिन टेक्निकली फ्रंट पे अगर मैं बात करूं तो क्लियरली ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है। स्टॉक को अभी तक 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था, जो आज उसने क्लियरली क्रॉस कर दिया है। तो कोई भी अब गिरावट आती है नीचे में 2300 तक, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से एचयूएल में। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए 100
100% हम HUL देख रहे हैं लॉन्ग साइड, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर भी अब पॉजिटिव और बुलिश जोन के अंदर आ चुके हैं। सो ओवरऑल स्टॉक में अभी भी तेजी बनी रहेगी। कल भी अगर आज का हाई अगर क्रॉस करता है, जैसे डे हाई के आसपास ही बंद हुआ है, सो कंडीशनल बाय रहेगा 2380 के ऊपर। कल भी आप लॉन्ग करके चल सकते हैं HUL के अंदर। एंड द वे स्टॉक पर चार्ट आर देयर, वी आर लुकिंग 2460 2480 टारगेट। 2460 2480 तक के टारगेट। शर्मिला, आपका क्या व्यू बना HUL ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में, जहां अच्छी खबर आई, आपने भी मेंशन की कि पाम ऑयल के दाम गिर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन कंपनियों को, FMCG कंपनियों को फायदा दो चीज़ों से और मिलेगा। एक तो मॉनसून जो है वो धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है, और दूसरा इन्होंने पहले प्राइस हाइक किए हुए हैं और अभी तक कोई रोल बैक तो किया नहीं है, तो उसका भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। कैसे स्टॉक इस समय लेना चाहिए पोर्टफोलियो में? बिल्कुल, आई थिंक कि जब ये साल शुरू हुआ, तो अगर आपको कमेंट्री याद होगी, तो काफी नेगेटिव कमेंट्री थी फ्रॉम द लाइक्स ऑफ HUL एक्सेट्रा। उन्होंने जिस तरह से बात की कि जो वो इन्फ्लेशन देख रहे हैं, वो द ग्लोबल इन्फ्लेशन, उस तरह का उन्होंने इन्फ्लेशन देखा नहीं है, और किस तरह से उनके मार्जिन अफेक्ट होगी। एंड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें, तो जिस तरह से पहले हमने ड्यूरिंग द पैंडेमिक हमने देखा था कि जो लाइक द सेकंड टियर टाउन्स एंड रूरल इंडिया से जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा था FMCG कंपनीज को, वो उनसे किधर ना किधर डिमांड हिट हुआ था, एंड वी वर नॉट सीइंग दैट सेम लेवल ऑफ डिमांड। सो आई थिंक उसके बीच, जैसे कि आपने कहा कि दे इंक्रीज प्राइसेस एंड दे डिड व्हाट इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन, जहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका साइज छोटा होता है लेकिन प्राइस हाइक नहीं ली जाती, थिंग्स लाइक दैट। सो सब चीजें उन्होंने जो कुछ वो कर सकते थे अपने प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने किया था। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि थिंग्स कैन लुक बेटर, बिकॉज एक तो जैसे बड़ी चीज आपने कही कि मॉनसून विच प्लेज अ वेरी बिग पार्ट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो वो जुलाई में अब ऐसे लग रहा है कि वी आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। तो वो एक पॉजिटिव चीज है इन टर्म्स ऑफ रूरल स्पेंड एंड रूरल इनकम्स एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ अगर कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट होती है, तो आई थिंक दो बड़े पॉजिटिव्स उनके लिए आगे चलकर प्ले आउट होंगे। और FMCG एक हमेशा डिफेंसिव रहता है, तो आई थिंक आई एम पॉजिटिव नॉट जस्ट ऑन Godrej कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, HUL, डाबर, स्टॉक्स लाइक दैट। ओके, तो सारे ही बड़े नाम यहाँ पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि अच्छी खबर आ रही है यहाँ पर FMCG स्पेस के लिए। हम तेज़ी के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो आज ITC को मिस करना गलत होगा, क्योंकि ITC पे हमने देखा एक तो तेज़ी ज़ोरदार थी, और ये शेयर अब 2.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ, 3 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुँच गया है। स्लो मूवर कहा जाता है ITC को, लेकिन क्या ट्रिगर काम कर रहे हैं ITC के इस मूव के पीछे? वामाक्षी जुड़ रही है मेरे साथ बताने के लिए। वामाक्षी, बताइए। ITC का स्टॉक आज ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट अगर ITC के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आज स्टॉक 3 ईयर के हाई पर है। कंपनी इनफैक्ट हाईएस्ट इंट्राडे गेन रिपोर्ट कर रहा है पिछले 6 हफ्तों में, और अगर बात करें तो स्टॉक अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी सब्सटैंशियल डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स की जिसके कारण आज स्टॉक ट्रेडिंग सेशन में बज़ कर रहा है। तो सिगरेट के कारोबार के लिए काफ़ी स्टेबल टैक्स एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, और सिगरेट के कारोबार में बेटर देन एक्सपेक्टेड रिकवरी नज़र आई है। अगर हम ITC के सिगरेट कारोबार की बात करें तो वो यहाँ पे 80% प्रॉफिट टोटल कंट्रीब्यूशन है इस कारोबार का। इसके अलावा होटल बिजनेस की भी जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है उसमें सुधार नज़र आ रहा है। FMCG बिजनेस में भी हेल्दी सेल्स मोमेंटम दिख रहा है। और अगर हम पेपर के कारोबार की बात करें तो पेपर बोर्ड की डिमांड बढ़ रही है एंड यूज़र की डिमांड बढ़ने के कारण, और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट ITC का 4 से 5% डिविडेंड यील्ड है, जिसके कारण ये एक अच्छा डिफेंसिव स्टॉक नज़र आ रहा है। बात करते हैं कुछ एनालिस्ट व्यूज़ की, तो ज़्यादातर एनालिस्ट ये स्टॉक पर बुलिश नज़र आ रहे हैं। करीब 92% एनालिस्ट की खरीदारी की राय है और सिर्फ 8% की होल्ड की राय है। अगर हम देखें तो एनालिस्ट का मानना है कि ये स्टॉक करीब 5% का और रिटर्न दे सकता है, और ये सारे फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए ITC का स्टॉक आज ट्रेडिंग सेशन में बज़ कर रहा है। शुक्रिया वामाक्षी। कैसे समझा जाए शर्मिला, यहाँ पर स्लो मूवर जैसा कि लगातार कहा जाता है, बहुत सारे मीम्स बनते हैं ITC के ऊपर कि ये स्टॉक तो मूव करता ही नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे ये चलने लगा है। न सिर्फ इतना ये कि 3 साल के हाइज पर है, अब इस पे जैसा वही वामाक्षी बता रही हैं कि कई सारे एनालिस्ट जो है 92% जो है कहते हैं कि इसमें खरीदारी अभी भी करनी चाहिए, इतना मूव होने के बाद भी 300 रुपये के ऊपर के टारगेट हैं। आपका क्या टारगेट है इस समय ITC पर? तो
फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपने कहा, मुझे हमेशा खुशी होती है कि जब आईटीसी में कोई भी मूवमेंट आता है ऊपर या नीचे, क्योंकि वी आर अश्योर्ड कि सोशल मीडिया पर इस पर मीम्स अच्छे बनेंगे एंड ऑल ऑफ अस विल हैव अ लाफ। दैट सेड, आई थिंक आई एम अ शेयर होल्डर, सो ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी कि अगर आईटीसी का प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन मेरे लिए जो लंबे समय से नेगेटिव रहा है वो यही है कि सिगरेट जो है, अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली इट्स अ डेटेड बिजनेस, तो हमेशा हमें उम्मीद ये रहती है कि जो बाकी उनके बिजनेसेस है, देयर शेयर इन द रेवेन्यू पाई becomes significant, और वो अभी भी हमें दिख नहीं रहा है। So for me the stock is a hold. What I have I'm holding, but as I said, अगर stock ऊपर जाता है तो मुझे खुशी होती है। चलिए, होल्ड की रहा है यहाँ पर लंबे नजरिए के लिए। लेकिन किरण, जिस तरह का मूवमेंट ये दिखा रहा है 290 के ऊपर 292 तक जाकर बंद हुआ है, आपको लगता है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में 300 के ऊपर के भाव दिखा सकता है आईटीसी? किसी को अभी एग्रेसिव कोई ट्रेडर है उसको एंट्री करनी है तो कर सकता है? जिस तरह से चार्ट से हम शॉर्ट टर्म में एक बार 310 315 तक के टारगेट देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर भी है तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। वेट मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगा, 283 285 तक के लेवल अगर हमें मिलते हैं तो वहां पे एक बार एग्रेसिव बेट भी आप ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप 272 के नीचे रखिए, और जिस तरह का प्राइस पैटर्न है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन और फ्लैग पैटर्न हमें दिख रही है आईटीसी के ऊपर, सो 305 से 310 का टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट 10 to 15 डेज। 305 से 310 तक का टारगेट 10 to 15 डेज में आ सकता है, ये संभावना है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो ध्यान रखिए, स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, तेजी के स्टॉक्स की तो हमने बात की ही क्योंकि रिकवरी काफी अच्छी थी आज, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो दबाव में थे उनकी भी बात करनी चाहिए। टाटा मोटर्स से करता हूं मैं शुरुआत, क्योंकि वो स्टॉक आज करीब 1% नीचे जाके बंद हुआ है 408 के भाव पर। लेकिन आज इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आज एजीएम थी टाटा मोटर्स की, और वहां पर एन चंद्रशेखरन साहब जो हैं, जो चेयरमैन है टाटा मोटर्स के, उन्होंने कई इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि डिमांड जो है धीरे मजबूत होती जा रही है। उनको उम्मीद है कि जो आने वाली छमाही है, जिसको H2 कहेंगे हम, सेकेंड हाफ, वो पहली छमाही से बेटर होने वाली है। उन्होंने कहा है कई सारी गाड़ियां जो हैं अलग अलग सेगमेंट में 80 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, नए गाड़ियां इन्होंने लॉन्च की हैं। और साथ ही साथ चिप शॉर्टेज की जो समस्या की बात लगातार ऑटो सेक्टर से जुड़ी हो रही है, उस पर उन्होंने कहा है कि उसका असर JLR के प्रोडक्शन पर ज़रूर पड़ा है, वो उन्होंने देखा है, लेकिन उसको दूर करने की कोशिश चल रही है। जिस तरह की कमेंट्री आ रही है इस समय शर्मिला टाटा मोटर्स की तरफ से, क्या आपको लगता है ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं पिछले कुछ समय से, चाहे वो कमोडिटी की प्राइसेस हो, चिप शॉर्टेज हो, धीरे धीरे एड्रेस हो पा रही है? टाटा मोटर्स पर फोकस करना चाहिए अगर किसी इन्वेस्टर का या ट्रेडर का व्यू ऑटो स्पेस में है तो? बिल्कुल, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि कमोडिटी प्राइसेस हैव बीन अ कंसर्न, लेकिन हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में भी काफी मेटल्स में गिरावट हुई है, और इसका सीधा असर ऑटोज पर पड़ेगा। आई थिंक लेकिन सॉर्ट ऑफ द बिग फैक्टर जिससे मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बहुत रेलेवेंट हो जाता है, कि जिस तरह से उन्होंने ईवी स्पेस में उनके प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर एक थीम ने इन्वेस्टर की फैंसी को पकड़ा है तो वो दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यस, आई थिंक जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स है उनके लिए थोड़ी बहुत लिटिल पैची, रफ पैच, जिस तरह से बैटरीज कैचिंग फायर एक्सेट्रा की के रिपोर्ट सामने आए, बट आई थिंक फॉर पैसेंजर व्हीकल्स इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग गेम, और मुझे लगता है कि इसमें टाटा मोटर्स हैज रियली टेकन द लीड, और उनके प्रोडक्ट्स दे बीन वेरी वेल रिसीव्ड इन द इंडियन मार्केट। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको इस स्टॉक को रेडार पे रखना चाहिए, एंड इट्स अ बाय ऑन डिप्स स्टॉक फॉर मी। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी टाटा मोटर्स में लेके चलेंगे तो बेहतर होगा। एक और गिरावट वाला स्टॉक जिसका मैं पूछना चाहूंगा किरण से। किरण, JSW स्टील, यहाँ पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट नेगेटिव आई, खबर तो थी, उसकी वजह से स्टॉक हमने देखा 4-4.5% नीचे जाकर बंद हुआ, निफ्टी का टॉप लूजर। क्या अब यहाँ से और गिरावट है, या इस गिरावट को खरीदारी के मौके की तरह देखना चाहिए? ओवरऑल अगर मेटल सेक्टर की मैं बात करें तो काफी एक करेक्शन आ चुका है, उस करेक्शन में से अभी ये कंसोलिडेशन मोड पे है। रिसेंटली हमने देखा था 520 के जो बॉटम्स बनाए थे, वहां से एक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द राइजिंग ट्रेंड लाइन। सो डेफिनेटली एक बार हम 22 के तरफ ही ध्यान देंगे। नीचे में कोई भी डिप आता है तो डिप का यूज करना चाहिए। 540 530 के बीच में कोई भी अगर डिप आता है तो वहां पे एक बार बाय अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर भी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और प्राइस वाइज करेक्शंस काफी आ चुके हैं, और आप वीकली या तो मंथली चार्ट देखोगे तो वहां पे भी 520 500 के आसपास मेजर सपोर्ट हमें दिख रहे हैं। तो रिस्की कॉल रहेगा, लेकिन एक बार 520 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 530 540 के बीच में JSW स्टील पे एक बार लॉन्ग करके जा सकते हैं।
बस ध्यान रखिए यहाँ पर टिप्स की स्ट्रैटेजी, थोड़ा रिस्की कॉल जरूर है, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। 540 के आसपास अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वजह है स्टाफ की कमी, जिससे इंडिगो की फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। डीजीसीए ने इस पर एयरलाइन से सफाई भी मांगी है। दरअसल पहले यह खबर आई थी कि शनिवार को बड़ी तादाद में इंडिगो के कर्मचारी एयर इंडिया में इंटरव्यू के लिए गए थे, लेकिन एयर इंडिया की ओर से सफाई आई कि शनिवार को किसी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव के आयोजन उन्होंने नहीं किया है। ऐसे में यह खबर सामने आ रही है कि इंडिगो के कर्मचारी सिक लीव डालकर एक तरह से हड़ताल पर चले गए हैं। इस खबर को और डिटेल से समझा रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, आखिर हो क्या रहा है इंडिगो में? जी बिल्कुल, मैं कयासों की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन जो 2-3 स्थितियां हैं उसकी तरफ आपको बता देता हूं। शनिवार को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, रविवार को इम्पैक्ट घटा है, आज भी इम्पैक्ट है लेकिन कम है, यानी कि स्थिति में सुधार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इंडिगो मीडिया से इस मसले पर कोई भी बातचीत नहीं कर रही है, तो उससे भी सवाल कई खड़े हो जाते हैं। तो जो डैमेज कंट्रोल इंडिगो एयरलाइन का है वो अपने आंतरिक रूप से कोशिश ये कर रहे हैं कि स्थिति को जल्दी संभाल लिया जाए और मीडिया तक ये बातें बहुत ज़्यादा ना जाए, बहुत ज़्यादा उनको इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। तो वहाँ तक तो इंडिगो कोशिश ये करे कि डैमेज कंट्रोल जो भी हो वो अंदर से किया जाए, बाहर इसकी सूचना ना पहुँचे। लेकिन ये ज़रूर है कि ये स्थिति रातों रात सुधरने वाली नज़र नहीं आती है, क्योंकि इतना मास्क बड़े पैमाने पर अगर कोई मास्क लीव होता है एयरलाइन के भीतर में, तो वो किसी छुटमुट समस्या को लेकर के नहीं होता है। वो एक आक्रोश हो सकता है, वो आक्रोश रातों रात पैदा नहीं होता है, उसमें एक प्रोलॉन्ग्ड उसके पीछे एक वजह रहती है। उसको दबाने में या उसको उस समस्या को दूर करने में ज़रूर थोड़ा वक्त लग सकता है इंडिगो को। जी शुक्रिया समीर। यहाँ पर भले ही कोशिश ये हो रही हो कि मीडिया को पता न चले, लेकिन समीर जैसे रिपोर्टर हमारे हैं जो लगातार खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। और मैं अपने मेहमानों से इसके बारे में कॉल नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ये हुआ है, मैंने पूछा है, लेकिन ज़्यादातर मेरे मेहमान कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए एयरलाइन स्टॉक्स को, जिस तरह की स्थिति इस समय मार्केट में बनी हुई है। चलिए, लेकिन इसको अगर अवॉइड करें भी तो कौन से शेयर पर फोकस करें, जानते हैं मेरे मेहमानों से। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। चलिए शर्मिला, आपसे शुरुआत करते हैं। एयरलाइन पर सवाल तो नहीं पूछा मैंने आपने, लेकिन कल के लिए कौन से स्टॉक आइडियाज फोकस में रहेंगे आपके? सो आई एम प्लेइंग इट सेफ और एफएमसीजी के साथ जा रही हूँ। एक तो डिफेंसिव है, तो आई थिंक मार्केट इस मोड पर है कि थोड़ा डिफेंसिव होना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे पहले अपनी चर्चा चल रही थी, पाम ऑयल करेक्ट हुआ है, उसका एक बिग बेनिफिशियरी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो आई एम रिकमेंडिंग गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विद अ टारगेट ऑफ 950। ये लॉन्ग टर्म कॉल है, लेकिन दे विल बेनिफिट फ्रॉम उनके जो मार्जिन पर इसका अच्छा असर पड़ेगा आगे चलकर, जिस तरह से पाम ऑयल करेक्ट हुआ है, मॉनसून अच्छा हो रहा है। So all these things point towards better numbers for Godrej Consumer. So Godrej Consumer is the stock I recommend. ओके, गोदरेज कंज्यूमर है यहाँ पर पसंद। यहाँ पर फ्लेवर में भी है इस समय। एफएमसीजी स्टॉक्स लगातार चल भी रहे हैं। टारगेट है 950 का, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये ध्यान रखिए 812 पर आज ये बंद हुआ है। ये मूव शायद अगले कुछ समय तक और चलता रहे। किरण, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? हमारी तरफ से 2 आइडियाज रहेंगे। पहला जो स्टॉक है वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में ऑलरेडी हमने एक रैली देख चुके हैं, 1200 से 1260 तक की एक रैली है। आज हमने देखा कि वहीं पे एक रीटेस्टिंग देखने को मिला है डेली चार्ट के ऊपर, साथ ही साथ डबल बॉटम ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। लोअर टाइम फ्रेम पे असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है, तो मल्टीपल ब्रेकआउट के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि और भी इसमें अभी एक अप मूवमेंट बाकी है। सो एक पोजिशनल कॉल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। हम यहाँ से 1380 तक के टारगेट देख रहे हैं, 1218 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टॉक है वो जाइडस वेलनेस है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। दूसरा लोअर टाइम फ्रेम में एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरह से एक रीटेस्टिंग या तो कंसोलिडेशन पैटर्न हुआ था, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक तैयार हो रहा है 1720 तक के टारगेट के हिसाब से। सो 1636 के आसपास क्लोजिंग है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 1720 का हमारा टारगेट है और स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें 1590 मेंटेन करना है। ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर जाइडस वेलनेस में भी ये भी खरीदारी करके चल सकते हैं, और साथ ही साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये दोनों भी स्टॉक्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किरण और शर्मिला, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए और अपने स्टॉक आइडियाज भी बताने के लिए। चलिए, कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है ET Now स्वदेश पर।